हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M2M क्लासेज। दोस्तों, ये आर ओ की टेस्ट सीरीज़ का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं और आपसे कहूँगा कि अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट पहले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले उन्हें देख लें। और ये आज इसका चौथा है और इसी तरह से मैं लाता रहूँगा तब तक जब तक एग्ज़ाम होगा। देखो, अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस या कौन से प्रदूषक से होता है। इसमें ये पूछा है कि ओजोन परत जो समताप मंडल में पाई जाती है उसको सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला प्रदूषक कौन सा है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, इसमें वैसे तो ये सभी ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, यानी सभी प्रदूषक हैं, लेकिन इसमें ये पूछा है कि सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा होता है। मतलब सबसे अधिक योगदान अगर सभी की मात्रा समान कर दी जाए तो सबसे अधिक नुकसान आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है यह प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये महत्वपूर्ण याद रखना, ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। रंगहीन और गंधहीन होती है और ये इसका जो वो है ना अत्यधिक स्थायी होती है, यानी वायुमंडल में एक बार ये अगर विकसित हो जाती है तो तकरीबन 80-90 वर्ष तक रहती है। यानी 80-90 वर्ष के बाद 90 वर्ष तक इसका विघटन नहीं होता है, या ऐसे कह सकते हो 80-90 वर्ष तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक बार निर्माण होने के बाद विनाश नहीं होता है या फिर नष्ट नहीं होती है। तकरीबन 100 वर्ष लग जाते हैं इसे नष्ट होने में। और इसकी जो खोज की गई थी सबसे पहले 1960-61 में की गई थी। और ये जैसे रेफ्रिजरेटर देखे होंगे, एयर कंडीशनर देखे होंगे आपने, स्प्रे केस या फिर विलायक फोम, इन सभी में ये पाई जाती है। और महत्वपूर्ण योगदान है इसका ओजोन परत के विघटन में। और ओजोन परत आपकी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में। अब देखो आगे सेकंड क्वेश्चन है कि गरजती चालीसा या प्रचंड पचासा या चीखती साठा, ये तीनों किस पवन के नाम है? यानी एक ही है, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा। समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने या प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो इसमें से ये पूछा है कि गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, इसमें से चारों में से किसको कहा जाता है? गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवनें चलती हैं उनको ही कहा जाता है गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं साठा, चीखता साठा। अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है कि गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, ये दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तकरीबन 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलती हैं। और ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि इनका जो स्थायित्व होता है वो काफ़ी अधिक होता है और इन्हें इसी वजह से प्रचंड पश्चिमी पवन भी कहा जाता है। और ये आगे चल कर के फिर झंझावत का रूप ग्रहण कर लेती हैं। किसका? झंझावत का। याद रखना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कि अल्फा अल्फा, ये अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है, एक जनजाति है, एक पशु है या एक नगर है? क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा अल्फा। तो याद रखना ये एक प्रकार की घास है। क्या है? एक प्रकार की घास। अल्फा अल्फा जो है एक प्रकार की घास होती है। और ये घास जो मुख्यतः पाई जाती है, आपको बता दूं, ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में अल्फा अल्फा मुख्य रूप से पाई जाती है। और एक तरह से ये समझ लो, ये एक फलीदार होती है, फलीदार बारहमासी पौधा होता है, या सूखी घास कह सकते हो। ये होती है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या फिर दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है ये अपने आप में।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको 10-12 ये बताऊंगा पॉइंट की आप समझ लोगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा है। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या आइसो बार कहा जाता है, क्या आइसो हाइट कहा जाता है, क्या आइसोथर्म कहा जाता है, क्या आइसो हेलाइन कहा जाता है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, आइसो हाइट को समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहा जाता है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसो हाइट। और देखो इसमें ऑप्शन सी है आइसोथर्म। ये आइसोथर्म क्या होता है, ये जो आइसोथर्म होता है इसके द्वारा जो समान तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं ना उसको प्रदर्शित किया जाता है इसके द्वारा। यानी समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए आइसोथर्म का प्रयोग किया जाता है, तापमान, ठीक है। और आइसोबार, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइसोबार के बता दूं, ये समदाब को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। समदाब लिख देता हूं, यानी समदाब, समान दाब वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली ये रेखा होती है, उसको कहा जाता है आइसोबार। और ये आइसोहेलाइन इसे भी समझ लो। ये आइसोहेलाइन जो होती है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने आप में। ये समुद्री जल में जो लवणता होती है ना उसकी समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा होती है। आइसोहेलाइन जो समुद्री जल में लवणता होती है उसकी समान मात्रा को दर्शाने वाली, यानी लवणता, इसके द्वारा लवणता, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आइसोबाथ भी होता है। आइसोबाथ जो होता है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है समुद्र के अंदर, यानी आइसोबाथ। और आइसोफाइट भी होता है, वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को उससे मापा जाता है या देखा जाता है आइसोफाइट से। एक आइसो बेस भी होता है। देखो बेस जमीन पर ही तो होता है, बेस नीचे का क्षेत्र सबसे कहते हैं। जब किसी इमारत का निर्माण करना है तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए, तो बेस सबसे नीचे होता है। तो धरातल की क्षैतिज रेखा यानी आइसो बेस जो होता है ना वो धरातल की क्षैतिज रेखा जिसके माध्यम से समान ऊंचाई व भिन्न स्थलों को मापा जाता है। यानी ये जो आइसो बेस होता है इसके द्वारा क्षैतिज रेखा होती है ये धरातल की ऐसी कि इसके माध्यम से समान ऊंचाई और भिन्न स्थानों को मापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी जो नदी हैं वो कहाँ पर आकर के मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी ये जो है देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं। कहाँ पर, देवप्रयाग में। और देखो ये विष्णु प्रयाग में कौन मिलती हैं, विष्णु प्रयाग, ये भी इम्पोर्टेंट है। विष्णु प्रयाग में बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा और धौली गंगा, ये विष्णु प्रयाग में आकर के अलकनंदा और धौली गंगा ये मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा, देखो अलकनंदा तो सभी में मिलेगी, ठीक है। अलकनंदा और धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग में, ये इम्पोर्टेंट। एक चीज़ सिंपल हो जाता है इसमें, याद कर लो, जितने भी जगह पर आकर के नदी मिलती है तो अलकनंदा से सभी आकर के मिलती हैं, तो सभी जगह अलकनंदा में मिलेंगी। और ये कर्णप्रयाग में आकर के एक पिंडार नदी है जो अलकनंदा से आकर के मिलती है। कौन सी, पिंडार, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। पिंडार नदी अलकनंदा से आकर के मिलती है कर्णप्रयाग में। और बद्रीनाथ में इससे कोई नहीं मिलती है, बद्रीनाथ से तो ये अलकनंदा निकलती है। और एक चीज़ और याद कर लो कि बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना भारत का, वो अलकनंदा नदी के किनारे ही स्थित है। किसके, अलकनंदा के किनारे है बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है। तो याद रख लेना इन्हें कि अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिलती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में। और अलकनंदा और वो
देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आकर के मिल जाती हैं, तो उसी के बाद जो संयुक्त धारा आगे प्रवाहित होती है ना, उसी को गंगा नाम से जाना जाता है। यानी देवप्रयाग इलाहाबाद में, तो वहीं पर आकर के भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। और रुद्रप्रयाग भी है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर के मिलती है अलकनंदा से। ये भी पूछ लिया जाता है कि मंदाकिनी कहाँ पर मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में। आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। सबरीमाला मंदिर स्थित किस जगह पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? सबरीमाला मंदिर। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। याद रखना, सबरीमाला मंदिर फेमस मंदिर है और ये केरल में स्थित है। और डीपली बता देता हूँ कि ये केरल के भी एक जिला है, ऐसा ही पथानामथिट्टा। क्या? पथानामथिट्टा ये जिला है, ठीक है, इसमें स्थित है। और ये इसकी ऊंचाई भी देखा जाए तो समुद्र तल से तकरीबन 1260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। और ठीक है, और सबरीमाला का अर्थ क्या होता है ये भी पूछ लो। सबरीमाला का जो अर्थ होता है वो होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। और ये एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट कि ये 8 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। और भगवान अयप्पा यानी लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सबरीमाला मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो लॉर्ड अयप्पा। और लॉर्ड अयप्पा का मतलब होता है यानी शिव और विष्णु का संयुक्त रूप। जो लॉर्ड अयप्पा है वो शिव और विष्णु का संयुक्त रूप है, ठीक है। और अपनी ये स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। और केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है, पथानामथिट्टा में। आगे देखो, बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला की जो खान है, क्या उसमें लोहा अयस्क का उत्पादन होता है, बॉक्साइट का होता है, कोयला का होता है या अब्रक का होता है? जो बेलाडीला की खान है वो किसके उत्पादन के लिए फेमस है? पहले तो ये देख लो कि ये बेलाडीला की खान कहाँ पर स्थित है। तो बता दूं, ये बेलाडीला की जो खान है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य के भी एक दंतेवाड़ा जिला है, दंतेवाड़ा उसमें स्थित है। और ये लोह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए? लोह अयस्क के लिए। बेलाडीला की खान इम्पोर्टेंट है और ये लोह अयस्क के लिए फेमस है। इसकी लोह अयस्क के लिए उसमें बेलाडीला की खान है लोह अयस्क के लिए, और छत्तीसगढ़ में। और भिलाई संयंत्र भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और बोकारो ये झारखंड में स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में। और दुर्गापुर कहाँ पर है? दुर्गापुर है पश्चिमी बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? झारखंड से, राजस्थान से, उड़ीसा से या आंध्र प्रदेश से? भारत में अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? और एक चीज और इसमें याद कर लो कि जो अब्रक है ना, अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, यानी प्रथम स्थान पर है भारत अब्रक के उत्पादन में। और तकरीबन 60% के करीब उत्पादन करता है भारत अब्रक का, ठीक है। तो याद रखना, भारत में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन करने वाला राज्य, ठीक है, तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला अब्रक का राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ जगह हैं जैसे विशाखापट्टनम, नेल्लोर, कृष्णा, अनंतपुर, इन सभी, और गुंटूर भी है, वहाँ से सभी जगहों से इसका उत्पादन होता है। याद रख लेना, आंध्र प्रदेश जो है भारत में अब्रक उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। और भारत विश्व में तकरीबन 60 से 80% के करीब उत्पादन करता है भारत अब्रक का विश्व में।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? बताओ किस देश की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? नेपाल, भूटान और चीन से। एकमात्र राज्य भारत का ऐसा कौन सा है, बता दो। तो इसके बारे में याद रखना अच्छे से कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम, जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है। और जैविक खेती करने वाला भी सिक्किम भारत का पहला राज्य है। तकरीबन 75% क्षेत्र पर जैविक खेती यानी जैविक खादों से यानी उर्वरकों का इस्तेमाल न करने वाला देश और प्राकृतिक रूप से खेती करने वाला देश सिक्किम है भारत का एकमात्र। और ये 3 देशों से सीमा बनाता है। और इसका क्षेत्रफल भी देखा जाए तो तकरीबन 7,096 वर्ग किलोमीटर है। 7,096 वर्ग किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लो। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश की भूटान से लगती है, चीन से और म्यांमार से। 3 देशों से इसकी भी लगती है। सॉरी, मैं गलती से बोल गया। मेरा मतलब ये नहीं था कि 3 देशों से एकमात्र, मेरा मतलब था चीन, नेपाल और भूटान से सीमा लगाने वाला एकमात्र देश है सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश की 3 देशों से लगती है। उसके अलावा मेघालय की लगती है बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। और पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है और उससे भूटान से भी लगती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और सिक्किम की तो इन तीनों से लगती ही है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार। क्वेश्चन नंबर 10 में मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर है? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, या शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर यानी आय, ऐसे समझ सकते हो। और इसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका जो जारी करने का जो उच्चतम मान होता है वो 1 होता है और न्यूनतम होता है 0, यानी 0 से 1 के मध्य इसमें रैंकिंग दी जाती हैं। और 1 जिसका मान होता है वो उच्चतम रैंकिंग पर होता है, 0 सबसे निम्नतम रैंकिंग पर होता है। ठीक है, तो इसको ये भी इसमें ये भी जान लो कि मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर यानी आय को इसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपके सामने, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य बताओ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? आप इसका आंसर बताओ, मैं तब तक आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता देता हूं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। 51 से 56 तक। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह कृषि एवं सिंचाई पर आधारित थी। यानी इसका उद्देश्य जो था कृषि एवं सिंचाई में कह सकते हैं वृद्धि करना था। और ये जो आधारित थी, ये हेरड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसी के अंतर्गत भाखड़ा नागल, दामोदर, हीराकुंड इन सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण हुआ था। और दूसरी चली थी 1956 से 61 के मध्य। और ये जो थी औद्योगिक विकास यानी भारी उद्योग पर आधारित थी। इसके अंतर्गत भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। और ये दूसरी जो थी ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और जो राउरकेला संयंत्र है उड़ीसा में, और भिलाई है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, इन सभी का निर्माण किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और तीसरी चली थी आपकी 1961 से 66 तक। ये कह सकते हैं ये आत्मनिर्भरता यानी स्वतः स्फूर्तिवान यानी अर्थव्यवस्था पर निर्मित थी। किस पर? आत्मनिर्भरता पर।
1961 से 66 के मध्य। लेकिन ये समझ लो कि इस योजना को सबसे दुर्भाग्यशाली योजना कह सकते हो, क्योंकि इसी के अंतर्गत हुआ था 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध भी हुआ था। सबसे असफल योजना इसी को माना जाता है। काफ़ी कुछ कष्ट झेलने को मिले थे इसमें। और इसमें 1964 में हुआ था एक महत्वपूर्ण स्थापना हुई थी बोकारो संयंत्र की, जो झारखंड में है, स्टील प्लांट उसकी। फिर इसके बाद चौथी चली थी 1966 से 69 तक, यानी चली नहीं थी, वो योजना अवकाश था, प्लान हॉलीडे कहा जाता है उसे, 1966 से लेकर के 1969 तक। ठीक है, क्या कहा जाता है, वो किसी कृषि क्षेत्र पर उसके अंतर्गत बल दिया गया था और योजना अवकाश कहा जाता है। इसके बाद चौथी चली थी ना, जो 1974 से 1979 के अंदर मध्य चली थी, 1974 से 1979। और इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ मैं सॉरी गलती से बोल गया, चौथी या पाँचवीं, 1969 से 74 तक चली थी चौथी, और पाँचवीं चली थी 74 से 79 तक। और ये पाँचवीं जो है, इसी में इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ का, यानी गरीबी उन्मूलन का। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन नंबर का 11 का आंसर है गरीबी हटाओ। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यानी गरीबी उन्मूलन। और जो छठी फिर पाँचवीं के बाद अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान आया था 78 से लेकर के 80 के मध्य तक। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर छठी चली थी 80 से 85 तक। 80 देखो छठी और पाँचवीं ये दोनों गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं, लेकिन छठी में रोजगार सृजन इस उद्देश्य को और जोड़ दिया गया था। तो इसके बाद फिर सातवीं चली थी आपके सामने 85 से 90 तक। कब से 85 से 90 तक सातवीं चली थी। और फिर सातवीं के बाद 90 से 92 तक योजना अवकाश रहा था। फिर आठवीं आई थी 1992 से 97 तक, 92 से 97 तक, और ये मानव संसाधन के विकास पर आधारित थी। नौवीं चली थी फिर 97 से 2002, 97 से 2002 तक नौवीं जो थी ये 97 से 2002। और 10वीं चली थी 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक, ये सामाजिक न्याय से संबंधित थी। और 11वीं जो चली थी ये 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी। इसमें जो इसका उद्देश्य था 11वीं का, इसका था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, इसका उद्देश्य था 11वीं का। और 12वीं जो आखिरी पंचवर्षीय योजना चली थी 2012 से 2017 तक चली थी। और इसका लक्ष्य जो दिया गया था इसमें 12वीं में त्वरित सतत और अधिक समावेशी विकास, इसका उद्देश्य था। और फिर 2017 में इस पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, यानी आखिरी जो पंचवर्षीय योजना रही है वो 12वीं रही है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? इसमें पूछा है तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र। तो याद रखना ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा राज्य में जो कोयला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है तालचीर, ये ओडिशा में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है तकरीबन देखा जाए तो ये तकरीबन 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है तालचीर। और इसमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये भी हो जाता है कि जो भारत के 4 प्रमुख कोयला भंडार क्षेत्र हैं ना, उसमें से ओडिशा 25% का स्थान रखता है, 25% योगदान है ओडिशा का भंडारण में। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ 18%। फिर पश्चिम बंगाल है 10% के करीब, और मध्य प्रदेश 8.6% के करीब। तो ऐसे कह सकते हो भंडारण की दृष्टि में देखा जाए तो ओडिशा पहले स्थान पर है कोयले के में, दूसरे पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर है मध्य प्रदेश। लेकिन उत्पादन में पूछा जाए तो देखो इसमें शायद थोड़ा चेंज कर लेना, क्योंकि ये जो डेटा है शायद पुराना है थोड़ा। क्योंकि कोयले के उत्पादन में अगर आज देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे पर ओडिशा है और तीसरे पर झारखंड है। तो उत्पादन में तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड है। लेकिन भंडारण में भी चेंज कर लेना, भंडारण में पहले स्थान पर अब झारखंड है, दूसरे पर ओडिशा और तीसरे पर है छत्तीसगढ़। यानी देखो उत्पादन में झारखंड तीसरे पर और भंडारण में पहले पर, उड़ीसा दोनों में मिडिल में है
ओडिशा भंडारण में भी दूसरे पर और उत्पादन में भी दूसरे पर। छत्तीसगढ़ भंडारण में तीसरे पर है और उत्पादन में पहले पर है। ठीक है, ये चेंज कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रथम चुनाव हुए थे, आम चुनाव जो हुए थे पहले भारत में, वो किस वर्ष हुए थे? 1949 में, 1950 में, या 1953 में, या 52 में? क्वेश्चन नंबर 13, जो पहले आम चुनाव हुए थे तो याद रखना वो कब हुए थे? 1952 में हुए थे। 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। देखो आपको पता होगा, जैसे सब कुछ पता होगा, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को 1946 को स्टार्ट हुई थी। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूर्ण रूप से अपना लिया गया था, यानी बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया था, और संविधान को फिर लागू कर दिया था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में। और इसी के तहत भारत के पहले प्रधान और राष्ट्रपति बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। और फिर इसके बाद जो आम चुनाव, पहले जो आम चुनाव हुए थे ना, वो 15 मार्च, कब हुए थे? 15 मार्च 1952 को, 1952 को हुए थे पहले आम चुनाव। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये अपने आप में। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? पवित्र दस्तावेज संविधान को किसने कहा था? ऑप्शन ए में इसमें भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान को पवित्र दस्तावेज, तो याद रखना ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आपको ये भी पता होगा कि 1947 में जो प्रारूप समिति बनी थी ना, उसके अध्यक्ष भी यही थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? एक तो हो गए भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, इसके अलावा टी कृष्णमाचारी बने थे जो डीपी खेतान सिंह की मृत्यु के बाद बने थे, और एक BL मित्रा भी थे इसमें सदस्य। नहीं, BL मित्रा ने तो इसमें रिजाइन दे दिया था, उसके बाद बने थे माधवराव। KM मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सभी प्रारूप समिति में सदस्य थे और अध्यक्ष थे संविधान के भीमराव अंबेडकर। और ये पहले विधि मंत्री भी थे, ये भी याद रख लेना, भीमराव अंबेडकर जो थे पहले विधि मंत्री यानी कानून मंत्री भी थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल निरोध कानून किससे संबंधित है? कौन से संविधान संशोधन विधेयक से? तो बता दूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है जो 1985 में हुआ था। इसमें दल बदल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। याद रखना ये 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और दल बदल का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो याद रखना ये दल बदल पर रोक का जो उल्लेख किया गया है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। और जब ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1985 में, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम भारत के PM कौन थे? तो याद रखना राजीव गांधी थे, राजीव गांधी, राजीव गांधी थे। कौन? और राजीव गांधी। और एक चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि जब ये संशोधन हुआ था तो इसने संविधान में कौन से आर्टिकल को इसमें यानी परिवर्तित किया था, या ऐसे कह सकते हो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अनुच्छेद में, कौन कौन से अनुच्छेद में बदलाव किए गए थे? तो याद रखना 302 का 2 और 191 का 2 इसमें संशोधन किया गया था इसके द्वारा। अनुसूचियों के बारे में बता दूं एक बार में स्पीड से आपको कि देखो जो अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची में तो संघ राज्य क्षेत्र इस सभी के बारे में है उल्लेख, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के। दूसरी में वो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है और पेंशन वगैरह से। तीसरी संबंधित है शपथ से। और चौथी किससे? राज्यसभा में सदस्यों के आवंटन से संबंधित है। और 5वीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण और उससे संबंधित है, प्रशासन से। और 6ठी जो अनुसूची है जो विशेष प्रावधान है उसमें 4 राज्यों के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम उसके बारे में उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उससे संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जो संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं। और 9वीं भूमि सुधार से, 10वीं दल बदल से हो गई, 11वीं जो है पंचायतों से संबंधित है और 12वीं है नगर पालिकाओं से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 अब विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार का भुगतान इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी। जो विदेशी व्यापार का भुगतान है वो भुगतान संतुलन से संबंधित है। किससे? भुगतान संतुलन से। और इसके बारे में भी जान लो कि ये जो भुगतान संतुलन होता है ना, यानी बीओपी, जो भुगतान संतुलन होता है ये होता है, ऐसे समझ सकते हो, किसी विशेष समय अवधि में, यानी सामान्यतः इसे समझ लो कि एक वर्ष में, सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश के निवासियों के द्वारा अन्य देशों के निवासियों के बीच समस्त लेन देन को इसमें शामिल किया जाता है। यानी एक देश के नागरिकों के द्वारा दूसरे देश के नागरिकों के मध्य जो लेन देन किया जाता है, यानी जो आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं उसका ब्यौरा ही होता है ये। ठीक है। और इसके अंतर्गत दृश्य व्यापार, एक सेकंड लिख देता हूँ, दृश्य व्यापार हो गया, आयात निर्यात हो गया और अदृश्य व्यापार, इन सभी सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। यानी आयात निर्यात तो इम्पोर्टेंट है ही इसमें। दृश्य व्यापार का आयात निर्यात, अदृश्य व्यापार सेवाओं का इसमें आयात निर्यात, यानी अदृश्य और दृश्य दोनों का आयात निर्यात किया जाता है इसमें, वस्तुओं का भी सेवाओं का भी सब कुछ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है ये, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना। वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या कृषि विकास? तो देखो सिंपल है, इसका ऑप्शन एक ही है, इसको जो सेटिस्फाई करता है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। यानी भविष्य की जो पीढ़ी है उसको ध्यान में रख करके किया गया विकास ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, ये समझ लो। और देखो जो ये सतत आर्थिक विकास की जो अवधारणा थी ना, ये सबसे पहले 1972 में, कब? 1972 में एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। उसमें क्लब ऑफ रोम है एक, उसके ग्रोथ टू लिमिट प्रस्ताव के द्वारा दी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्लब ऑफ रोम के ग्रोथ टू लिमिट प्रस्ताव के द्वारा दी गई थी सतत आर्थिक विकास की अवधारणा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। लेकिन इसकी आगे और देखा जाए तो सटीक जो परिभाषा है वो आगे चल करके ब्रेटलैंड कमीशन ने दी थी 1987 में। कब? 1987 में ब्रेटलैंड कमीशन ने, और अपनी पत्रिका थी एक, या फिर ऐसे कह सकते हो एक प्रस्ताव था, अवर कॉमन फ्यूचर, उसमें दी थी 1987 में। ब्रेटलैंड ने अवर कॉमन फ्यूचर में आर्थिक विकास की, सतत आर्थिक विकास की विस्तृत परिभाषा दी थी। ठीक है। और इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि मतलब जो ये परिभाषा दी गई थी इसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बल्कि जो आने वाली यानी अनंत काल तक जो मानव की आवश्यकता, आने वाली पीढ़ी है या फिर अनंत काल तक मानव का जो क्रम चलने वाला है उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये कहा गया था इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, या किसी को नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को।
और न्यायपालिका का प्रावधान जो संविधान में किया गया है वो आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक किया गया है, और 148 से लेकर के 151 तक कहा कि संविधान में प्रावधान है सीएजी का, किसका, सीएजी का, और न्यायपालिका का 124 से 147 तक। निम्नलिखित संविधान लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, यानी जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो किस देश का है, जापान, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका। देखो, अलिखित और सबसे पुराना संविधान तो ब्रिटेन का है, यानी जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन विश्व का सबसे पुराना भी है। और जो लिखित संविधान है ना वो सबसे पुराना अमेरिका का है, किसका, अमेरिका का। और इसको जो अमेरिका क्रांति हुई थी ना 1776 में, कब, ये भी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखना 1776 में हुई थी। और उसी क्रांति के बाद 1787 में लिखा गया था इसके अमेरिका के संविधान को। देखो इंडिया से कितने दिन पहले लिख दिया ये, 1787 को। और ये अमेरिका में जो लागू हुआ था ना 1787 को, तो ये इसे लिख दिया, 1789 से इसको लागू किया गया था फिर अमेरिका में इसके बाद। और इसमें ये देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे तो, जैसे इंडिया का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, अमेरिका के में मात्र 7 आर्टिकल हैं, यानी उस टाइम जब बना था ना उसमें 7 आर्टिकल थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 7 ही हैं शायद इसमें, और आप देख लेना इसे अच्छे से। और इसमें संशोधन भी हो चुका है, 17-18 बार संशोधन भी हो चुका है। और जो इसमें शायद अंतिम संशोधन हुआ था 1968-67 के बीच करीब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का, यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाबार्ड किससे संबंधित है, ये पूछा है इसमें। राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, राष्ट्रीय कृषि बैंक या ग्रामीण विकास, या राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। क्वेश्चन नंबर 20, या ऐसे समझ लो कि इसकी फुल फॉर्म या कुछ भी समझ लो, तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास। और इसकी स्थापना जो हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। और ये आप बता दो कि इसकी जो स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, किस में, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में है ये, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। आगे देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। देखो अधिकतर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, केंद्रीय या फिर कोई प्रमुख व्यक्ति उसको नियुक्त करता है, तो अधिकतर या तो भारत सरकार या फिर राष्ट्रपति, यही कन्फ्यूजन रहता है, या फिर संसद, या संसद भारत सरकार ही हो गई, तो इसी का कन्फ्यूजन रहता है, इन्हें अच्छे से कर लेना। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष जो होता है उसको नियुक्त करता है भारत सरकार करती है उसको। कौन, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। और इसके बारे में और अच्छे से समझ लो कि ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, यानी CPCB, ये भारत के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके अधीन आता है। या फिर और समझ लो कि जैसे प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण अधिनियम भी कहते हैं इसे, प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण अधिनियम, ये 1974 का अधिनियम है। कब का, 1974 का। और इसी के तहत गठित किया गया था इसको। और ये एक स्वतंत्र निकाय है, क्या, स्वतंत्र निकाय, ठीक है, स्वतंत्र निकाय है। और CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, इसकी स्थापना की गई थी 22 सितंबर 1974 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके 7 तो क्षेत्रीय ऑफिस हैं और 5 प्रयोगशालाएं हैं।
और भारत सरकार के द्वारा इसके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा और उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी एक बार प्रयोग होने के बाद फिर दोबारा से उसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसा कौन सा है इसमें? जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा या पृथ्वी की ऊर्जा या कोई भी नहीं? 22 का तो देखो इसमें तो आपके सामने दिख रहे होंगे कि ये जो है जल की ऊर्जा ये भी नवीनीकृत है। मतलब जल तो कभी समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है। और सूर्य की ऊर्जा ये भी नवीनीकरण है। और पृथ्वी की ऊर्जा ये भी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी नवीनीकृत हैं। तो इसका यही जवाब है ऑप्शन डी। और अनवीकृत यानी जिन्हें दोबारा से नवीन नहीं किया जा सके या दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल, ये सभी जो हैं गैस हैं, ये सभी हैं। अब देखो कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? वानस्पतिक संकेतक, हिमीय संकेतक, विवर्तनीय संकेतक या दीर्घकालीन परिवर्तन। कौन सा इसमें से जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विवर्तनीय संकेतक जो है ये जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। यानी विवर्तनिकी परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, ना कि जलवायु परिवर्तन के कारण विवर्तनिकी परिवर्तन। कैसे? दोबारा देखो, विवर्तनिकी परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, यानी जो ये ज्वालामुखी से संबंधित घटनाएं हैं तो इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन तो होता है, यानी जो जलवायु प्रदूषित हो जाती है या उसका मतलब हानि होती है तो जलवायु परिवर्तन तो होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण विवर्तनिकी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। बाकी सभी से वानस्पतिक संकेतक, हिमीय संकेतक, दीर्घकालीन परिवर्तन ये जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं, समझ लेना। आगे देखो, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? DC बसु, बालचंद्र गोस्वामी, MV माथुर या आशुतोष पांडे के द्वारा वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का? योजना आयोग को तो अब समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर है नीति आयोग, आपको पता ही होगा अच्छे से। और भारत में जो वित्त आयोग है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, या आर्टिकल 280 से संबंधित है। कौन से? आर्टिकल 280 से। और राज्यों में आर्टिकल 243 आई से। ठीक है, तो इसको जो वित्त आयोग और योजना आयोग के विलय का जो वो दिया था ना, प्रस्ताव जो दिया था वो दिया गया था MV माथुर के द्वारा। किसके द्वारा? MV माथुर के द्वारा वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लो इसे। क्वेश्चन नंबर 25 है, अब कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन सा नहीं है इसमें? वर्मा यानी म्यांमार का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। किस क्षेत्र पर सुनामी नहीं आती है? और देखो इसको समझने से पहले ये समझ लो, सुनामी के बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन ये जान लो कि सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और सु प्लस नामी से ये बना है। और सु का अर्थ तो होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग या फिर लहर। ठीक है, बंदरगाह पर जो लहरें या तरंग आती हैं उसी को सुनामी कहते हैं। और सुनामी वास्तव में तो देखा जाए समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप, भूस्खलन, विवर्तन की हलचल या ज्वालामुखी विस्फोट या उल्काओं के गिरने से जो ऊंची नीची यानी ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं ना, उसी को कहते हैं सुनामी। जो वास्तव में मुख्य रूप से तो देखा जाए भूकंप, भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर समुद्र के अंतर्गत बता रहा हूँ, विवर्तन की हलचल, ज्वालामुखी विस्फोट, उल्का पिंडों के
उल्कापिंडों से जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं ना, उस सभी को कहते हैं। और देखा जाए तो ये इससे प्रभावित क्षेत्र ये नहीं है गुजरात का तटीय क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी सभी जगहों पर इसमें आती रहती हैं सुनामी। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता मृत सागर में, लाल सागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में? अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा है, इसे अच्छे से रट लो कि सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है। देखो लवणता कैसे मापी जाती है? ग्राम प्रति 1000 ग्राम पर मापी जाती है। यानी लवणता का निर्धारण ऐसे किया जाता है, ग्राम बटे 1000 ग्राम, यानी जो मान आएगा उसका अनुपात देखा जाता है 1000 ग्राम से, और ग्राम के रूप में ही निकाली जाती है। तो ये जो विश्व में सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है, टर्की यानी तुर्की के वॉन झील है एक, तुर्की की वॉन झील में ये सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वैसे तो विश्व में, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। और जो वॉन झील की लवणता है ना, वो 330 ग्राम प्रति हजार है। 330 ग्राम प्रति हजार इतनी लवणता है, यानी 1000 ग्राम में 330 ग्राम प्रदूषक मिले हुए होते हैं, ये लवणता होती है। और जहाँ पर वाष्पीकरण यानी टेम्परेचर अधिक होता है ना, उस जगह पर यह लवणता पाई जाती है अधिक। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें लवणता जो है मृत सागर में सबसे अधिक है, और मृत सागर है जॉर्डन में। कहाँ पर? मृत सागर जॉर्डन में। और इसकी लवणता कितनी है फिर? इसकी है 238 के करीब, 238 40 ग्राम के करीब है इसकी लवणता। और लाल सागर की भी लवणता काफ़ी है। लाल सागर की लवणता ज़्यादा नहीं है, इसकी लवणता है 36 से 41, नॉर्मल सी है, फिर भी काफ़ी है देखा जाए तो 36 से 41। और हिंद महासागर की है 35। देखो कहाँ हिंद महासागर की 35 और कहाँ मृत सागर की 238, और वॉन झील की कितनी है? 330। तो इस हिसाब से देखो कितनी कठिनाई का जीवन होता होगा उस क्षेत्र में, कितनी, यानी जैसे गर्मी में अपने यहाँ देखा होगा आपने कि जो उमस वाला मौसम होता है, तो कितनी कठिनाई होती है उस टाइम। तो यही समझ लो कि लवणता यानी उमस भरा सा मौसम होता था, चिपचिपा सा। ठीक है। और अरब सागर की कितनी है फिर? अरब सागर की भी 35-36 के करीब है। तो सबसे अधिक है इसमें मृत सागर की 238, और विश्व में सबसे अधिक है वॉन झील की जो तुर्की में है 330। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 है। अब निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषक नहीं है? गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार या कृषि प्रदूषक? कौन सा इसमें सामाजिक प्रदूषक नहीं है? सामाजिक प्रदूषक नहीं है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कृषि जो है ये सामाजिक प्रदूषक नहीं है। गरीबी, बलात्कार और सांप्रदायिक दंगा ये सभी सामाजिक प्रदूषक हैं। यानी कैसे समझ सकते हो कि समाज में एक तरह से ये प्रदूषण सा ही फैला देते हैं। यानी एक दूसरे के अंतर्गत, एक दूसरे के मध्य द्वेष की भावना, दुश्मनी, कुछ भी समझ लो, ये फैला देते हैं आपस में। तो ये गलत विचार हैं। गरीबी, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगे ये सामाजिक प्रदूषक कहे जा सकते हैं ये। और ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी कह सकते हो, काफ़ी एक तरह से ये महत्वपूर्ण घटना है। ये समझ लो सामाजिक प्रदूषण जो है, इसी की वजह से जो समाज रहता है ना, वो हमेशा पिछड़ा और बहिष्कृत रहता है। जो समाज का रूप है, इन सभी सामाजिक प्रदूषकों के कारण पिछड़ा और बहिष्कृत रूप रहता है। और ये एक तरह से एक जटिल समस्या सामने आती है, काफ़ी अधिक जटिल समस्या हो जाती है। जैसे गरीबी, सांप्रदायिकता, कट्टरता एक दूसरे के मध्य, बलात्कार, अंधविश्वास की भावना भी काफ़ी फैली हुई है, और जाति व्यवस्था भी है, और समाज में असमानताएं भी, ये सभी सामाजिक प्रदूषक कहलाते हैं। देखो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया था? यानी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन बी, 1989 का अधिनियम
1989 का अधिनियम जो है, इसके तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया था। और इसको कब किया गया था? 1989 में। और ये 30 जनवरी 1990 से संपूर्ण देश में लागू हो गया था। ओनली इसमें जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों पर ये लागू हुआ था। और इस अधिनियम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या था। तो इसमें 5 अध्याय थे और 23 धाराएं थीं। कितनी? 23 धाराएं थीं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? किस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटीज को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो याद रखना, इसका सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत से संबंधित है आर्टिकल, ये उस पर प्रतिबंध लगाता है छुआछूत पर। अनुच्छेद 70 है और संविधान के भाग 3 में है इसका प्रावधान, और ये अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। इंपोर्टेंट हो जाता है अपने आप में ये, यानी इसमें सभी को समान समझा गया है, ऐसे कह सकते हो, या फिर कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है इसमें। अब देखो, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग देखो, आपको अगर ये पता होगा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं तो आसानी से कर लोगे। और इसमें यही पूछा है कि प्राथमिक रंग नहीं है, तो पहले तो ये समझ लो कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। देखो, प्राथमिक रंग हैं 3, टोटल कितने हैं? 3, और वो हैं, एक है लाल, एक है हरा और एक है नीला। तो ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। अब ये देख लो इसमें से कौन सा नहीं है। लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। काला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। और अगर इन सभी रंगों को मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा? या तो बनेगा पीला, प्राथमिक रंगों को मिलाने से या तो बनेगा पीला या बनेगा मेजेंटा, या फिर ऐसे समझ लो पीला बनेगा या मेजेंटा बनेगा इन तीनों रंगों को मिलाने से। और प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सभी प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो याद रखना, प्राथमिक और द्वितीयक सभी रंगों को मिलाने से सफेद रंग का निर्माण होता है। किसका? सफेद रंग का। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो। और प्राथमिक रंग कौन कौन से नहीं है? काला और पीला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग क्या, काला और पीला क्या नहीं है इसमें? आंसर ऑप्शन में काला नहीं है। और बाकी जो प्राथमिक रंग हैं वो ओनली 3 है, नीला, हरा और लाल। बाकी सभी और हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है। किसने खोज की कि पेड़ पौधों में जीवन है? पेड़ पौधों में जीवन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा है इसमें। रॉबर्ट कोच, जेसी बोस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुई पास्चर। पेड़ों में जीवन है, पेड़ पौधों में, ये किसने खोज की थी? तो याद रखना, इसकी खोज की थी जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस, जो भारत के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व वैज्ञानिक थे ये। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले खोज की गई थी कि पेड़ पौधों में जीवन है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
ये देखना, और आप अच्छे से, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि जगदीश चंद्र बोस को नोबेल मिला है या नहीं मिला है। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, इस तरह के वैज्ञानिकों को तो भारत के को मिल चुका है काफ़ी को। अब देखो, सतत विकास का आधार है, सतत विकास का आधार क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सतत विकास का आधार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है इनमें से कोई भी नहीं है। सतत विकास का जो आधार है इसमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सतत विकास है, सतत विकास का अर्थ वर्तमान की आवश्यकताओं को भविष्य पर बिना किसी ऋणात्मक प्रभाव के द्वारा पूर्ण करने से है। क्या? दोबारा देखो, जो सतत विकास है ना, उसका अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को भविष्य पर बिना किसी ऋणात्मक यानी नेगेटिव इफेक्ट के द्वारा पूर्ण रूप से यानी पूर्ण करने से है। भविष्य का ध्यान भी रखा जाता है इसमें कि आने वाली पीढ़ी को कोई कठिनाई ना हो। अब देखो 33 है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? 33वां संविधान संशोधन जो हुआ, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और देखो, ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था, 74वां भी हुआ था, और ये जो 73वां है ये पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज यानी पंचायती राज्य से ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये जो 74वां संशोधन हुआ था वो नगर पालिकाओं से संबंधित था। ठीक है, और इसका अभिपालन करने वाला पहला देश है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। वैसे तो पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान, लेकिन 73वें संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसके अकॉर्डिंग करने वाला अभिपालन इसका करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, या इनमें से किसी में भी नहीं? धूपगढ़ की चोटी तो अच्छे से समझ लो, ये जो धूपगढ़ की चोटी है इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है, 1350 मीटर, और ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कौन सी रेंज में? यानी और डीपली जाओ तो इसमें सतपुड़ा रेंज की 3 पर्वतमालाएं हैं, राजपीपला पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और मैकाल पर्वतमाला, उसमें स्थित है ये। दोबारा देखो और अच्छे से कि जो सतपुड़ा पर्वत है ना, उस सतपुड़ा पर्वत की 3 पर्वतमालाएं हैं, जो राजपीपला पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और मैकाल पर्वतमाला। इन तीनों पर्वतमालाओं में से सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उस पर यह धूपगढ़ की चोटी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, और यह महादेव पहाड़ी के होशंगाबाद जिले की सुहागपुर जो तहसील है ना उसमें स्थित है। और इसी के पास मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी वो भी स्थित है। ठीक है, और पंचमढ़ी जो है इसे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो, इसको समझने से पहले ये समझ लो कि भारत का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारत का, वो वैसे तो देहरादून में स्थित है, और देश की सबसे बड़ी वन संस्था भी है वो जो देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? भारत का देहरादून में। और जिसका मुख्य कार्य क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। उसका कार्य है वन शोध,
वन उपज तथा वन या वन्य संबंधी प्रशिक्षण के मुख्य केंद्र की तरह कार्य करना। और इसके क्षेत्रीय अनुसंधान यानी अनुसंधान शाखाएं भी हैं जो देहरादून की है। ठीक है, 4 हैं केंद्र वो, एक कानपुर में उत्तर प्रदेश में, एक चेन्नई तमिलनाडु में, एक ईटानगर में और एक जबलपुर में मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी है। इसी हिसाब से कहाँ पर है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देखो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में है। इसकी जो क्षेत्रीय 4 शाखाएं स्थित हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, एक है चेन्नई में तमिलनाडु में, एक है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में और एक जबलपुर में जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसमें यह मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा को ही पूछा है, तो यह जबलपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जबलपुर में। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? यानी सर्वदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो याद रखना, ओ को कहा जाता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ओ में भी पूछा जाए तो ओ नेगेटिव को। किसको? ओ नेगेटिव को। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, याद कर लो। जितने भी रक्त समूह हैं, अगर वो रक्त देंगे, अगर किसी का कोई ब्लड रक्त समूह हो तो समझ लेना कि नेगेटिव तो सभी को दे सकता है। जिसका नेगेटिव रक्त समूह हो ना, वो नेगेटिव हो तो सभी को दे सकता है, और पॉजिटिव हो तो केवल पॉजिटिव को दे सकता है। इतना याद कर लो। ठीक है, ओ वैसे तो सभी को देगा, लेकिन ओ पॉजिटिव जो है वो ओ नेगेटिव को नहीं देगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो ओ रक्त समूह होता है ये सभी को देता क्यों है? क्योंकि देखो, जिस वर्ग का रक्त समूह होता है उसी का एंटीजन होता है। ठीक है, और जिस रक्त का एंटीजन होगा, जो एंटीजन होगा उसका एंटीबॉडी कभी नहीं हो सकता। और ओ जो रक्त समूह है उसका कोई एंटीजन नहीं होता है। यानी ओ से समझ रहे होगे शून्य, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन दोनों एंटीबॉडी होते हैं। और जो ए बी होता है रक्त समूह, उसमें ए बी एंटीजन होता है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो वो सभी रक्त वर्गों को ले सकता है। ए बी जो है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसी वजह से ये सभी रक्तों को यानी सर्वग्राही कहा जाता है। इसे सभी रक्त वर्गों को ये ग्रहित कर सकता है, यानी सभी रक्त वर्गों को ये अपने अंदर ले सकता है। यानी ऐसे समझ सकते हो कि ए बी, जिस व्यक्ति का ए बी रक्त वर्ग होगा तो वो सभी तरह के रक्तों को ले सकता है। लेकिन जो ओ है, वो ओ नेगेटिव, वो सभी को दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी तो दोनों होते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 37 है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। देखो, हाइड्रो ये जो वर्ड है, हाइड्रो का मतलब होता है जल। इतने से समझ लो, जो जल के घनत्व का मापन करेगा वो तो हो जाएगा हाइड्रोमीटर। और हाइग्रो ये आर्द्रता का मापन करता है। सिंपल है, इसमें हाइड्रो और हाइग्रो में कन्फ्यूजन रहता है। इतना समझ लो कि हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो जल। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। तो जल का घनत्व ये बताएगा, तो इसी को याद कर लो, हाइग्रो अपने आप हो जाएगा आर्द्रता का। और बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब का मापन किया जाता है। और लैक्टोमीटर यानी जल में, दूध में देखा होगा आपने, लैक्टिक अम्ल होता है, तो उसी हिसाब से समझ लो कि लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। एक मैनोमीटर भी होता है, उसके द्वारा गैस के दाब का मापन किया जाता है। एक एरोमीटर भी होता है, उसके द्वारा वायु या गैस के बाहर का घनत्व का मापन किया जाता है। थर्मामीटर आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास,
जब बुखार आता है व्यक्ति को तो उसका टेम्परेचर यानी तापमान का मापन किया जाता है। और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप तीव्रता का मापन किया जाता है। और एक और है इम्पोर्टेंट, फेदोमीटर। फेदोमीटर के फे दो नीचे को समुद्र में फेंक दो, फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। एक और है पायरोमीटर, उसके द्वारा उच्च ताप मापने वाला यंत्र है, उसके द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग का मापन किया जाता है। भूकंप क्वेश्चन नंबर 38 है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, पॉलीग्राफ से या सिस्मोग्राफ से? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताना है आपको कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता तो अभी बताया था मैंने, भूकंप की तीव्रता का जो मापन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। और अगर स्केल भी पूछा जाता है भूकंप से संबंधित तो रिएक्टर स्केल पर भी इसका मापन किया जाता है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे बड़ा दिन तो गर्मी के टाइम में ही अधिक बड़ा होगा और सर्दी के टाइम में यानी अधिक ठंड जब पड़ेंगी तो छोटा होगा, इतना समझ लो। तो 21 जून को जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और 21 ये तो उत्तरी हो गए, 22 दिसंबर और 21 जून उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है सबसे छोटा दिन, और 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन। 22 सितंबर और 21 मार्च को भी संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए तो ये दो दिन हैं जो बराबर होते हैं, यानी 22 सितंबर को और 21 मार्च को ये पृथ्वी पर बराबर दिन होते हैं। 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर, 22 मार्च और 21 मार्च यानी दोनों गोलार्धों में 21 मार्च और 22 मार्च को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि समान होती है। और 22 सितंबर को मनाया जाता है शरद विषुव। 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शरद विषुव 22 सितंबर को। और 21 मार्च को मनाया जाता है वसंत विषुव। देखो बसंत ऋतु मार्च के महीने में आती है। और 22 सितंबर में 21 मार्च को मनाया जाता है वसंत विषुव मनाया जाता है, और शरद विषुव मनाया जाता है 22 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 40 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था? तो याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। ये एंटीबायोटिक दवा थी, इसकी खोज की थी सबसे पहले 1928 में। किसने की थी? ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, याद रखना स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज 1928 में की थी। और 1945 में फिर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब नोबेल पुरस्कार? 1945 में। और इसकी खोज जो की थी ना इसने फंगी यानी फफूंद से की थी, फंगी पर। और इस दवा का जो यानी इसका जो बीमारी में, निमोनिया में, कान, त्वचा, इसमें उपयोग करते हैं। किस में? निमोनिया, कान से संबंधित प्रॉब्लम में या फिर त्वचा से संबंधित में, तो इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन की खोज किसने की थी? तो ग्राहम बेल ने की थी। और एक्सरे की 1895 में रोंटगन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रोंटगन के द्वारा। और टेलीविज़न की J.L. बेयर्ड के द्वारा, और टेलीफोन की ग्राहम बेल के द्वारा, और पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। शाहनामा का लेखक कौन है? शाहनामा का लेखक, तो इसका सही जवाब है फिरदौसी के द्वारा शाहनामा को लिखा गया था। और फिरदौसी ये पर्सिया यानी ईरान के निवासी थे। कहाँ के? ईरान के।
और ये फारसी कविता करते थे और इनका ये एक महाग्रंथ है ये शाहनामा, फारसी भाषा में लिखा हुआ है शाहनामा, और विश्व का इसको सबसे बड़ा ग्रंथ भी कहा जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथ। ठीक है। और ये जो ग्रंथ किया लिखा गया है ना इनके द्वारा, इसमें ईरान पर जो अरबी फतेह, जो ईरान का यानी अरब का जो आक्रमण हुआ था ना 636 में हुआ था, अरब का 636 में ईरान पर, उस फतेह के पूर्व के शासकों का चरित्र वर्णन किया गया है इसमें। यानी जो ईरान पर अरब का आक्रमण हुआ था उससे पहले के जितने शासक हुए हैं उससे पहले का उल्लेख किया गया है इसमें। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, संस्कार कुल कितने हैं ये पूछा है इसमें। तो याद रखना जो जितने संस्कार होते हैं ना वो कुल टोटल हैं 16। और इसका उल्लेख इसके बारे में महर्षि वेदव्यास के द्वारा बताया गया है 16 संस्कारों के बारे में। और इन सभी का 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है स्मृति ग्रंथों में मिलता है। किसमें? 16 संस्कारों का उल्लेख स्मृति ग्रंथ जो होते हैं उसमें। अब देखो 16 संस्कारों के नाम बता देता हूँ आपको। एक है गर्भाधान, एक है पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, आवस्याधाम, श्रोताधाम, ये 16 संस्कार हैं। तो वेदव्यास के द्वारा 16 संस्कार बताए गए हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में मिलता है? किसको देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है और ये इसका उल्लेख है ये अभिलेखों में। तो याद रखना ये कहा गया है उसको अशोक को, किसको? अशोक को, मुगल वंश का शासक, उसका मौर्य वंश का शासक था जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी देवनाम प्रिय। और ये भी पूछा जा सकता है जो ये मौर्य वंश था इसके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम में कहाँ तक विस्तारित था? तो काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ था ये, अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक फैला हुआ था। तो काफ़ी संपन्न क्षेत्र था ये उस टाइम। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आप सभी को पता होगा, ये सबसे पहले पारित किया गया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। देखो इस 1773 के बारे में कुछ बता देता हूँ मैं आपको कि 1773 में तो इसको पारित किया गया और लेकिन ये लागू हुआ था 1774 से। और इस अधिनियम के द्वारा जो अंग्रेज़ों के, ऐसे समझ सकते हो कि भारत पर जो बंगाल का क्षेत्र था ना उस पर, या संपूर्ण भारत पर कह सकते हो, संपूर्ण भारत तो नहीं, संपूर्ण भारत ही समझ लो तकरीबन। तो 1773 के द्वारा अंग्रेजों का पूर्ण यानी अच्छे से आधिपत्य स्थापित हो गया था भारत में। और जो ये अधिनियम था इसको स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्यों में थे जैसे कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। यानी 1773 का जो अधिनियम था इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना और कंपनी के संविधान में बदलाव करना। और गवर्नर की जगह इसी के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसी के नाम पर जो गवर्नर जनरल था उसको, नहीं सॉरी, जो बंगाल का गवर्नर होता था ना, बंगाल का गवर्नर होता था ना कि गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और ये पहला गवर्नर जनरल बना था, सॉरी पहला तो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और जो भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। यानी दोबारा समझ सकते हो, भारत का यानी बंगाल का पहला गवर्नर तो बना था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग्स बना था बंगाल का अंतिम गवर्नर।
तथा प्रथम गवर्नर जनरल भी था। देखो, पहला बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव, और आखिरी बना था बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। और आखिरी जो गवर्नर आखिरी नहीं, सॉरी दोबारा देखो, पहला बंगाल का गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, हो गया। और अंतिम बंगाल का गवर्नर बना था वॉरेन हेस्टिंग्स, और पहला गवर्नर जनरल भी था। देखो दोबारा समझाता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। देखो, भारत बोल देता हूँ मैं। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और आखिरी बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का ही पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। और पहला भारत का गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, पहला भारत का भी। यही कन्फ्यूजन हुआ था, ये तीनों पद जो थे ये वॉरेन हेस्टिंग्स के ही पास थे। यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो इसको समाप्त किया गया था उनके द्वारा 1829 में। विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। कब? 1829 में। आगे देखो, फिर इंडिया का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र को तो लिखा था कौटिल्य ने, और इंडिया को लिखा था मेगस्थनीज ने। इंडिका को किसने? मेगस्थनीज ने। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? लहना को किया था, गुरु लहना को, या फिर गुरु अंगद नाम से भी जानते हैं उन्हें। किसको? अंगद को। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो जो था किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो याद रखना, ये जहांगीर का पुत्र था खुसरो जो था ये जहांगीर का पुत्र था। और यह अपने खुसरो जो था अपने पिता से विद्रोह करने के बाद ये अर्जुन देव के पास चला गया था, और अर्जुन देव ने तो इसे मित्रता की वजह से शरण दे दी थी, लेकिन ये जहांगीर उसको गलत समझ बैठा था, जिस वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। आगे देखो, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? पिग्मी इंपोर्टेंट है ये। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं विषुवतीय रेखीय वन में। कहाँ पर? पिग्मी विषुवतीय रेखीय वन में। और ये मुख्यतः अफ्रीका के विषुवतीय रेखीय वन में पाए जाते हैं, अफ्रीका के में। और ये दुनिया की सबसे छोटी जनजातियों में आती है। दुनिया की जो सबसे छोटी जनजातियां हैं उसमें इससे एक है ये पिग्मी जनजाति। और सामान्यतः मनुष्य की इसमें लंबाई होती है 150 सेंटीमीटर। एवरेज देखा जाए तो इसमें 150 सेंटीमीटर की लंबाई के व्यक्ति पाए जाते हैं, तकरीबन 4 फीट 11 इंच के। कांगो क्षेत्र जो है ना, अफ्रीका जो विषुवतीय क्षेत्र है उस पर पाए जाते हैं ये।